नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों 2 दिन से आपको कोई भी वीडियो नहीं मिल पा रही थी। दोस्तों थोड़ा तबीयत खराब था, इसलिए वीडियो नहीं मिल पा रही थी, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको वीडियो लगातार दिया जाए। दोस्तों एक बात यहाँ पर आयोग से भी दोस्तों हमारा ये कहना है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग से, कि अब जो एग्ज़ाम का डेट जो 13 दिसंबर दिया गया है, अब इसे बिल्कुल भी आगे न बढ़ाया जाए, क्योंकि छात्रों ने बहुत इंतज़ार कर लिया है और इसे अधिक इंतज़ार करना छात्रों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इसलिए आयोग को दोस्तों है सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षा 13 दिसंबर को ही लिया जाए। और जहाँ तक की बात है कि आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम क्लैश करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए जो आपका जो अभी शेड्यूल आया है, तो 15 से लेकर 23 दिसंबर तक जो है आपका मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड जो पोस्ट थे उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आपका जब भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा वो 23 दिसंबर के बाद ही होगा। तो आप लगातार 13 दिसंबर के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर लेवल मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें। और आयोग को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि परीक्षा का जो तिथि है अब इससे आगे न बढ़ाया जाए, ताकि जो छात्र है अब उनका इंतज़ार समाप्त हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 40 प्रश्न लेकर आए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे लेवल के हैं। आपको प्रयास करना है कि आप कम से कम 30 से अधिक प्रश्न जो है सही करें, तभी जो है आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा जो है स्कोर कर पाएंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर जरूर ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है, कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। सही आंसर क्या हो जाएगा, जो कार्बोरेंडम है किसका दूसरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम जो है कार्बोरेंडम होता है। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब जो है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। जो हमारा हाइड्रोजन होता है इसका नाभिक किससे बना होता है। तो सही आंसर हो जाएगा, केवल एक प्रोटॉन से जो है हाइड्रोजन का नाभिक बनता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक प्रोटॉन से। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का संवेग 3 गुना यानी कि तिगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो देखिए यदि किसी वस्तु का संवेग यदि 3 गुना कर दिया जाए तो उसका जो संवेग होगा मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, राज्य मंत्री परिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक कौन होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ भाषा में परिवर्तन किया गया है, लेकिन प्रश्न बिल्कुल ही आसान है। यानी कि जो राज्य का मंत्री परिषद होता है उसका प्रधान कौन होता है, यानी कि निर्देशन करने में। तो सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, क्योंकि कोई भी राज्य का मंत्री परिषद हो उसका जो निर्देशन करने में जो प्रधान होता है, चालक होता है, वो मुख्यमंत्री ही होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाँचवा प्रश्न है, एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो एथेनॉल को विकृत करने के लिए किसका प्रयोग होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिथिल एल्कोहल, यानी कि जो मिथाइल एल्कोहल है इसका प्रयोग होता है एथेनॉल को विकृत करने के लिए। आपने ए चुना है तो आपका जवाब करेक्ट है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपका, मुगल काल से है। तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स किसे कहा जाता है। देखिए अकबर को नहीं कहा जाता है, बाबर को भी नहीं कहा जाता है और जहांगीर को भी नहीं कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स है वो कहा जाता है शाहजहां को। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है, क्योंकि इसने ऐसे स्थापत्य का विकास किया था। और आपने सुना भी होगा कि स्थापत्य का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है। तो स्थापत्य का जो स्वर्णकाल है वो जो है जहांगीर के शासनकाल को ही माना जाता है। तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स किसे कहा जाता है, शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल को जो है साहित्य का स्वर्णकाल और जहांगीर के शासन को जो है चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। सभी पॉइंट याद रखिए, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है, सिकंदरा में। बाबर का मकबरा कहाँ पर है, काबुल में। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, लाहौर में। याद रखिएगा। अभी आपने अगर केबीसी देखा हो तो केबीसी में प्रश्न पूछा गया था कि जो पहले बाबर का मकबरा था वो आगरा के समीप जो है दफनाया गया था, बाद में कहाँ उसका दफनाया गया, तो काबुल में दफनाया गया था बाद में। ये भी आंसर याद रखिएगा। सातवां प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, यानी कि इसका संबंध किस डेट से है। तो जो बोल्शेविक की क्रांति हुई थी यह 1917 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए एक तरफ कुछ भौतिक राशियाँ लिखी हुई हैं और एक तरफ जो है उनकी इकाई लिखी हुई है। तो आपको भौतिक राशियों को इकाई से सम्मिलित करना है। पहला क्या दिया हुआ है, त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा ई का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। इसके बाद आ जाएगा बी का नंबर 3। किए गए कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक हमेशा जूल होता है, तो सी का हो जाएगा 1 और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड, तो डी का हो जाएगा 2। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 4312। तो 4312 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आ रहा है। 4312 ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है तो जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 9वां प्रश्न कि भारत सरकार के द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त की गई सभी प्रकार की धनराशि कहाँ जमा की जाती है? देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम दोस्तों बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए जो भारत सरकार द्वारा प्राप्त की गई धनराशि होती है वो कहाँ पर जमा की जाती है? तो 9वें प्रश्न का सी करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 यानी कि भारत की संचित निधि में। सही आंसर क्या होगा 9वें प्रश्न का? भारत की संचित निधि जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल सी। 10वां प्रश्न है, संगम युग में कोडय क्या था? देखिए कोडय जो शब्द है इसका प्रयोग किसके लिए होता था? तो उपहार प्रदान करने वाली जो संस्था थी उसे संगम युग में कोडय कहा जाता था। 10 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी भाषा में जो है अनुवाद किया था? तो सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया द्वारा नहीं होती है? देखिए हैजा बैक्टीरिया द्वारा होती है, क्षय रोग यानी कि जो टीबी है ये भी बैक्टीरिया द्वारा होती है, और मलेरिया भी बैक्टीरिया द्वारा होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है बैक्टीरिया द्वारा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 12वें प्रश्न का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है? यानी कि जो आप कहें कि इकोसिस्टम जो है हमारा किससे बनता है? जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव से, या फिर उपर्युक्त सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि ये जो तीनों उपरोक्त लिखा हुआ है इन तीनों से मिलकर पर्यावरण जो है बनता है। 14वां प्रश्न है, चेन्नई बंदरगाह का भार को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया है? तो देखिए जो चेन्नई बंदरगाह है इसके भार को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा कामराजार जो है बंदरगाह, इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, सतपथ ब्राह्मण में शिव को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सतपथ ब्राह्मण में जो है शिव को सहस्त्राक्ष के नाम से जाना जाता है। सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सहस्त्राक्ष का मतलब क्या होता है? सहस्त्र मतलब हजार, अक्ष मतलब नेत्र यानी कि 1000 नेत्रों वाला। और बात करें सतपथ ब्राह्मण की तो ये जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद जो है देखिए गद्य में भी लिखा गया है, पद्य में भी लिखा गया है, इसलिए इसे चंपू काव्य भी कहते हैं। यानी कि ये जो यजुर्वेद है यह चंपू शैली में लिखा गया है, गद्य भी और पद्य भी, क्योंकि ये शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है। 16वां प्रश्न है, सिजिगी क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिजिगी क्या है? आप सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही स्थिति में रेखा में स्थिति होती है उसे हम सिजिगी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? देखिए 8वीं अनुसूची में जो है 22 भारतीय भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें नेपाली, कश्मीरी, सिंधी है, किंतु अंग्रेजी जो है हमारी संविधान की 8वीं यानी कि जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें अंग्रेजी भाषा वर्णित नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और देखिए नीचे कूट दिया गया है, उससे हमें उत्तर देना है। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, एक तरफ स्मारक है और एक तरफ निर्माता है, तो आपको बताना कि किस स्मारक का निर्माण किसने करवाया है। पहला है अलाई दरवाज़ा दिल्ली, और आपको नाम से पता चल गया होगा अलाई दरवाज़ा जो है इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी नहीं करवाया था, तो पहले का हमारा ए का 1 सही हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, तो बी का 2 सही हो जाएगा। और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने कब करवाया था? गुजरात विजय की खुशी में आप कह सकते हैं। मोती मस्जिद आगरा का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। देखिए जो आगरा में मोती मस्जिद है इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, और जो दिल्ली में मोती मस्जिद इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो ए का 1, बी का 2, ए का 1, बी का 2, सी का 4 देखिए करेक्ट होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट है।
19वां प्रश्न है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है? सही आंसर हो जाएगा बाब अल मंदेब जो जल संधि है यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? यदि हम संविधान की बात करें तो जो भारतीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। सही आंसर क्या होगा? सी राष्ट्रपति। जबकि वास्तविक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, यानी कि जो शक्तियाँ होती हैं वो अधिकतर प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वह प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों महसूस नहीं होती है? इसका कारण क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी, उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं जिसके कारण वो जो है अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी आसानी से सांस ले पाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा सबसे लंबी है? देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि चीन के साथ सबसे लंबी सीमा किस देश की है? रूस, भारत, म्यांमार या फिर मंगोलिया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगोलिया की जो सीमा है वो चीन के साथ सबसे लंबी लगती है। और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किस देश की लगती है? तो बांग्लादेश की जो सीमा है सबसे लंबी सीमा है भारत के साथ, याद रखिएगा। और जो अफगानिस्तान की सीमा है वो सबसे छोटी है भारत के साथ, दोनों याद रखिएगा। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सही क्रम क्या है? देखिए ये सभी दिए हुए हैं दिल्ली सल्तनत के शासकों के, यानी कि दिल्ली सल्तनत में जो वंश थे उनके क्रम दिए हुए हैं, तो सही क्रम लगाना। देखिए एक ट्रिक याद रख लीजिए आप, क्या है? गुलाब खिले तो सांस लो। यह आपको हो सकता है कि याद हो, न याद हो तो आप याद कर लीजिए। गुलाब खिले तो सांस लो। देखिए सही क्रम हमारा सीधा क्रम ये है। अगर आपको उल्टा क्रम पहचानना हो तो लो सांस तो गुले खिलाब, क्या हो जाएगा? लो सांस तो खिले गुलाब और गुलाब खिले तो सांस लो, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गुलाब से हो गया गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। तो गुलाम खिलजी तुगलक, सैयद यहाँ पर मिस है तो लोधी दिया है। देखिए गुलाम खिलजी तुगलक और लोधी, बिल्कुल सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुलाब खिले तो सांस लो सही क्रम है, सीधा क्रम, और लो सांस तो खिले गुलाब हमारा उल्टा क्रम अगर पूछा जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक याद रखिए, कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। 24वां प्रश्न है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने करवाया था? तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से जो है मुर्शिद कुली खान ने पृथक करके स्वतंत्र करवाया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ युद्ध दिए हुए हैं, एक तरफ कुछ और दिए हुए हैं। तो देखिए पानीपत की द्वितीय लड़ाई का संबंध किससे है? भारत में मुगल शासन का। अब देखिए याद रखिए, पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई हुई थी वो 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। तो भारत में मुगल शासन इसमें स्थापित था। तराइन की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरा दिया, माफ़ कीजिएगा, पृथ्वीराज चौहान को गुलाम वंश के स्थापना किसने की थी? आप याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था। तो भारत में तुर्की शासन की स्थापना हुई थी। तो बी का 3 सही हो जाएगा। तालीकोटा युद्ध के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, और प्लासी के युद्ध के बाद जो है भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी। तो हमारा सही क्रम क्या हो जाएगा? ए का हमारा 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम सही क्रम देखें तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा बिल्कुल सही क्रम हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। अगला प्रश्न देखिएगा, द्विसदनीय विधानमंडल का क्या अर्थ है? देखिए द्विसदनीय का अर्थ है कि वहाँ पर विधानसभा भी हो, विधान परिषद भी हो, यानी कि वहाँ पर विधानमंडल होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक विधायिका में निम्न सदन और उच्च सदन दोनों होना चाहिए। देखिए विधान परिषद को, विधानसभा को हम निम्न सदन कहते हैं लोकसभा के समान, और विधान परिषद को जो है हम उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा के समान। इसे संयुक्त रूप से हम विधानमंडल कहते हैं, याद रखिएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न की वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो जो वलन क्रिया है यह पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, लोक शास्त्रीय नृत्य है, सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, सही है। कथकली जो है कर्नाटक का है, ये गलत दिया हुआ है। आपको पता होगा कथकली कहाँ का नृत्य है? तो कथकली जो है
केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है 29वां, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? देखिए एलोरा का जो निर्माण था राष्ट्रकूटों ने करवाया था, ये सही है। तो हमें बताना है कि ये गलत है। देखिए शक दिया हुआ है। सही एकमात्र खजुराहो का निर्माण जो है चंदेलों ने करवाया था, डी करेक्ट हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, नवमथुसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा जो नवमथुसियन सिद्धांत है, सही आंसर हो जाएगा संसाधन की कमी से संबंधित है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 31वां, अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? सी करेक्ट हो जाएगा कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी। ये सभी आपके जो है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, सी करेक्ट हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 1/3 हिस्सा जो है स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? तो देखिए जो जंतर मंतर है इसका निर्माण जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने? महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय भूगोल यानी कि रीजनल ज्योग्राफी का पिता निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रिटर को जो है क्षेत्रीय भूगोल का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और पी, यानी कि शाह आलम द्वितीय ने भी साथ दिया था मीर कासिम का और शुजाउद्दौला ने भी दिया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? यानी कि भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा रूप देखने को मिलता है? तो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था का रूप है भारत में देखने को मिलता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो बड़ा इमामबाड़ा है यह लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। अगला प्रश्न है, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा दीवानी मिली? तो किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी 1765 में, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। अगला है 39वां प्रश्न, खनिज तेल या फिर कच्चे तेल से शुद्ध डीजल, पेट्रोल आदि किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा आंशिक आसवन विधि द्वारा अलग किए जाते हैं, ए करेक्ट हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न देखिए क्या है। आज का अंतिम प्रश्न हमारा है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? तो राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? तो सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आपने कितने प्रश्न की सही किए हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर आपने 30 से ऊपर प्रश्न सही किए तो आपका स्कोर अच्छा माना जाएगा और काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप 30 से ऊपर प्रश्न सही करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।